गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप सभी को बताएं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी तक जी सर। अभी तक कोई नहीं है ना? कौन हाँ कौन वही। कौन कौन जुड़ा है? दीपाली जी जुड़ी हैं और आप जुड़े क्वालिटी हैं। जुड़ी है। हाँ चलिए, कोई बच्चे जुड़े नहीं। हैं बस। जितने लोग जुड़े उतने से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। और इस समय हम लोग यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आप क्या पढ़ रहे हैं, पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या रिवीजन कर रहे हैं, डाउट क्लियर सेशन जो चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं इंडियन लॉजिक को। ठीक है, लॉजिक। इंडियन लॉजिक में टोटल 6 प्रमाण होते हैं, 6 प्रमाण होते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान। अनुमान ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष, अनुमान के बाद फिर आपको मैंने क्या बताया था, शब्द। ये 3 चीजें हमने बता दी थी। अब आता है उपमान। ठीक है, उपमान के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उपमान होता क्या है। चलो, उपमान के बारे में बताओ कि सबसे पहले होता है उपमान। ठीक है, उपमान में होता क्या है, या उपमान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सबसे पहले न्याय दर्शक में हम लोग बात करते थे हैं, तो सबसे पहले सविता जी आप बताओ क्या होता है उपमान? सर, किसी की किसी से तुलना करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में एनालॉजी कहते हैं। हम्म, दो चीजों के बीच में तुलना करके हम एनालॉजी उसको ना। समझने की कोशिश करते हैं। जी सर। ठीक, दो लोग तुलना करें, मतलब यहाँ पे कहता है उपमान के द्वारा जिस ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है उसे ही उपमिति भी कहते हैं। लेकिन इसमें जैसे एक एग्जांपल, जैसे आपने बोला ना कि एक एक के द्वारा किसी दूसरे, दो लोगों की तुलना करके आपस में ये कहते हैं, तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया था। एग्जांपल हमने बताया था एक नील गाय। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी यह नहीं जानता है कि नील गाय किस प्रकार की होती है, परंतु उसे कोई विश्वासी, मतलब उसका कोई परम मित्र उसको बताए कि नील गाय ऐसी होती है, गाय के ही समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वह व्यक्ति कभी देखा नहीं नील गाय को, लेकिन उसका परम मित्र है, उसका मित्र उससे झूठ नहीं बोलेगा, तो वह उसकी बातों पर विश्वास करके मान जाएगा कि जो गाय होती है, गाय के समान ही नील गाय होती है। तो जब कभी वह व्यक्ति जो है जंगल में जाता है और वहां इस प्रकार का पशु दिखाई देता है उसे, परंतु वह समझ जा, तब वह जो है उसी समय समझ जाता है, ये तो मेरे दोस्त ने बताया था कि नीलगाय किस प्रकार की होती है, तो उसी प्रकार का ये दिख भी रहा है जानवर, इसका मतलब यह नीलगाय है। तो आपने बताया ना, एक वस्तु के समान दूसरी वस्तु की जब कोई बिना देखे उसकी तुलना कर दिया जाए, और तो उसे ही सादृश्य या उपमान कहते हैं। इसी को हम लोग एनालॉजी भी कहते हैं। क्लियर, ये पॉइंट बताओ दीपाली, आवाज आ रही? हेलो दीपाली, ये बताइए सविता जी, ये क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, ये हो गया उपमान। उपमान, अब इसमें और भी चीजें पॉइंट कह सकते हैं कि उपमान को विश्लेषित करने में कुछ पॉइंट्स को हम लोग ध्यान देने का बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड का नाम हमने लिया था अभी, उपमिति का नाम, एग्जाम में आता है। ठीक है, उपमिति क्या होता है? तो उपमिति का मतलब होता है कि यह वह ज्ञान, मतलब कहते हैं कि यह ज्ञान उपमान के द्वारा प्राप्त होने के कारण, मतलब जो हमें कह सकते हैं कि जब वह जो है जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद उसने नील गाय को देखा, तो नील गाय को देखने के बाद उसको पता चला ना कि हाँ यही नील गाय है। कब? जब उसके दोस्त ने वो चीजें बताई थी। तो उपमिति वही होती है। उपमिति का मतलब होता है कि यह ज्ञान जो है उपमान के द्वारा प्राप्त होता है। उपमान का मतलब उसने तुलना करके हमको बताई थी, लेकिन अब वही चीज हमारे सामने आ गई, तो इसीलिए उपमिति ये कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपमान एक ज्ञान का साधन है, जिससे वस्तु का स्वभाव बोध सूचित होता है। स्वभाव बोध,
ठीक है, कि उसके बिहेवियर, उसके मतलब लाइफ, उसके मतलब नेचर के बारे में हमको पता होता है। इसमें कहता है उपमान का विश्लेषण करने के लिए हम कुछ निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। कह रहा है बाय एनालाइजिंग द एनालॉजी वी गेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स को ये बताते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को ये बताते हैं। पहला पॉइंट में देखिए, कह रहा है कि अज्ञात वस्तु को नहीं देखना। सबसे पहले क्या है, अज्ञात वस्तु को हम नहीं देखते। कह रहा है नॉट सीन एज, नॉट सीन एन अननोन ऑब्जेक्ट। तो पहले अननोन ऑब्जेक्ट की बात आती है। ठीक है, अननोन ऑब्जेक्ट की बात आती है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, दूसरे पॉइंट में कहता है कि अज्ञात वस्तु के नाम की किसी ज्ञात वस्तु के समानता की जानना। मतलब जैसे उसने बताया ना कि उसके दोस्त ने कि गाय तुमने देखी है, कहता हाँ गाय हमने देखी है। तो बस कहा बस इससे थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी चौड़ी और सींगे लंबी होती, तो वही नीलगाय होती है। तो वो समझ गया। तो यही पे क्या है, अज्ञात वस्तु के नाम की किसी ज्ञात वस्तु की समानता जानना, मतलब नोइंग द सिमिलरिटी ऑफ द नेम ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट टू ए नॉन ऑब्जेक्ट। तो कह सकते हैं सेकंड में, अननोन ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, अननोन ऑब्जेक्ट टू नॉन ऑब्जेक्ट, नॉन ऑब्जेक्ट। ये मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने को कह रहा है। क्या, अज्ञात, अज्ञात वस्तु से ज्ञात वस्तु की जाने की ओर कह रहा है। क्लियर है ये दो पॉइंट? बताओ, दो पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बताओ आप सभी क्लियर है? सविता जी बताओ, बोल दिया करो। हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या कहता है तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में कहता है जो कोई अज्ञात वस्तु का देखी, मतलब अज्ञात वस्तु को देखी हुई वस्तु के सादृश्य के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो जाना ही आपका क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। मतलब एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ एन unknown object on the basis of its resemblance, क्या है, resemblance टू द सीन ऑब्जेक्ट। मतलब अज्ञात वस्तु को देखी हुई वस्तु के सादृश्य के आधार पर जो हमें ज्ञान का प्राप्त होता है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे नॉलेज मिल जाता है उसको। ठीक, नॉलेज इसको जब मिल जाता है तो यही नॉलेज आपका क्या कह रहा था, सादृश्य, जिसको हम लोग एनालॉजी कहते हैं या उपमान कह रहे हैं। यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पर उपमान का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोग है। हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को कोई वस्तु नहीं देखी होती तो हम लोग तुरंत अनुमान लगा लेते हैं कि यह उसके जैसा ही होगा। ठीक है, इसमें जो है मुख्य रूप से हम समानता के आधार पर नए विषयों को जान, ये लाइन लिख लीजिए, समानता के आधार पर नए विषयों को हम जान लेते हैं। ठीक जी ना, कि इट हैज आल्सो हेल्प इन न्यू इनोवेशंस के रूप में कह रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके द्वारा कहते हैं, अब इसके द्वारा हम अगर और बातें करें, कहते हैं इसके द्वारा नवीन आविष्कारों में भी सहायता मिलती है। ठीक है, नवीन आविष्कारों में भी सहायता मिलती है। फिर इसमें कहता है कि यह जो उपमान है, उपमान को हम पाश्चात्य तर्कशास्त्र में एनालॉजी कहते, मतलब कि हम इसमें तो उपमान यहाँ पर है, लेकिन जब वेस्टर्न फिलॉसफी में जब बात करते हैं तो वेस्टर्न फिलॉसफी में एनालॉजी नाम दिया गया इसको। ठीक है, एनालॉजी या हिंदी में बोल सकते हैं सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, मतलब हर दूसरी बार में आता है। सादृश्यता में कहते हैं कि मान लो जैसे एक हीरे का टुकड़ा है, हीरे के टुकड़े अगर टूट जाता है, टूटने के बाद वो बिखर जाता है, तो ये बताओ क्या दोनों में गुण समान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उतनी ही समान रहेंगे, उतनी ही शक्ति रहेगी, लेकिन दोनों एक जैसे ही रहेंगे। इसलिए सादृश्यता का एग्जाम्पल इसको सेट करते हैं यहाँ पर। जी आप कहते हैं कि यह ज्ञान सादृश्य के आधार पर ही प्राप्त होता है, जितनी भी चीजें होती हैं, इसलिए सादृश्यानुमान को भी इन्होंने माना है। ठीक है,
ये चीजें कुल मिला के आपने जो एग्जाम लाइन पहली बोली थी उसी लाइन के आधार पर ये चीजें पूरी बताई गई यहाँ पर। क्लियर सब? बताओ आप जी। सभी को, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। उपमान में ये भी कह सकते हैं कि वो उपमान में जैसे कह सकते हैं, जैसे आपने कहा, तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं, तुलना, कंपैरिजन। इसको हम हाँ लोग सर। क्या कहते हैं? कंपैरिजन। ठीक है, इसका शुद्ध हिंदी नाम है इंग्लिश नाम है कंपैरिजन। ठीक है, लेकिन जो एनालॉजी हम लोग पढ़ते हैं, एनालॉजी, इसको जो है किसने नाम दिया? याद रखना है, भारतीय तर्कशास्त्र में जब हम बात करेंगे तो इसको कंपैरिजन नाम देते हैं। जब इसको वेस्टर्न फिलोसफी में पढ़ते हैं, सादृश्यता वो। हाँ, तब सादृश्यता बन जाता है, जिसको हम एनालॉजी कहते हैं। तो याद रखना है कि जब इंडियन फिलोसफी में बात करें तो ये कंपैरिजन के रूप में आएगा। जब हम वेस्टर्न फिलोसफी में जाएंगे तो ये एनालॉजी के रूप में इसके नाम को देखने को हमें मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर इतने पॉइंट? बताओ। जी सर। ठीक, अब इसके बाद आता है अनुपलब्धि प्रमाण। अब अनुपलब्धि प्रमाण क्या होता है? या फिर एक एक चीज इसको और बता सकते हैं, उपमान को अगर कभी कोई चीज नहीं समझ में आता तो मैंने एक लाइन और बताई थी कि जैसे कोई चीज ना समझ में आए तो उसको जो है दो भागों में डिवाइड कर लो। ये क्या होता है? उप और धन मान। देखिए मान सिंह भी मान। जुड़ गए, हम लोगों के साथ जुड़ गए थे, फिर चले भी गए। तो उपमान, तो उपमान में क्या होता है? जिसका अर्थ उपमा, मतलब जिसका अर्थ है उपमा। उपमा अर्थात सादृश्यता के आधार पर प्राप्त ज्ञान को हम उसमें देते हैं। मतलब हम इस प्रमाण के द्वारा उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो यद्यपि हमारे लिए अज्ञात है, किंतु जिसके सादृश्य या समान वस्तु हमें पहले से ही। आपको एग्जांपल मैंने एक बताया था कि एक छोटा सा बालक है, वो अपनी माता के साथ, मदर के साथ बाजार जाता है। तो वो जो है पहले से ही कहता है, मम्मी मम्मी ये क्या है? तो कहती है कि ये कुत्ता है। कहीं कुत्ता कैसे? तो उसने देखा उसको, उसको देखे उसके चार पैर है, एक पूंछ है, आंख है, कान है। फिर थोड़ी देर बाद आगे चलता है, कहता मम्मी मम्मी देखो फिर से कुत्ता दिखाई दिया। कहती है बेटा ये कुत्ता नहीं, ये बकरी है। क्या है? बकरी है। तो कहता है कैसे? आपने तो अभी उसके भी चार पैर, दो आंख, दो कान और एक पूंछ बताई थी, इसके भी पूंछ है, दोनों समान है, तब कैसे अंतर दिखाई दिया? तब उन्होंने बताया दोनों में अंतर कि कुत्ता जो है भौंकता है, बकरी जो मिमियाती है। तो ये सादृश्यता के साथ साथ कुछ भय और कुछ अंतर भी दिखलाई देता है हमें। तो आप समझ में आया? यस सर। हाँ, यहाँ पे ये क्लियर पॉइंट है आपका। अब हम लोग के सामने आता है शब्द प्रमाण हो गया अर्थापत्ति। अर्थापत्ति क्या होती है? ठीक, अर्थापत्ति को इंग्लिश में अर्थापत्ति ही बोलते हैं। इसको साफ करते हैं। हाँ। अर्थापत्ति को इंग्लिश में अर्थापत्ति ही बोलते हैं। बोलिए अर्थापत्ति के बारे में आपको क्या हो जाएगा? सर अर्थापत्ति में हम लोग अर्थ निकालते हैं। हाँ, जैसे कॉमन नॉलेज निकाल लेते हैं इसमें कि अगर वो जैसे एक इसका फेमस एग्जांपल है, देवदत्त दिन में कभी खाना नहीं खाता। यानी हमने अर्थ निकाल लिया वो इतना मोटा कैसे है, फिर भी वो मोटा है, वो सेंटेंस में दिया है। तो ये अर्थ निकाल लेंगे कि जरूर वो रात में खाना खाता होगा। जैसे धुआं और आग वाला एग्जांपल था, वैसे इसमें ये फेमस है देवदत्त वाला, बिल्कुल कि सही हमने बोला उसका आपने। मीनिंग तो निकाल इसको लिया। हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अर्थ हो जाता है और दूसरे भाग में आपका आपत्ति आ जाती है। जी। ठीक है, अर्थ और आपत्ति, मतलब अर्थ का मतलब क्या होता है? विषय। क्या होता है? विषय होता है। और आपत्ति से आशय क्या है? कल्पना करना। जी। किसी चीज की हम कल्पना करते हैं, अर्थात विषय की कल्पना करना। अगर हम जोड़ते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? किसी विषय की कल्पना करना। हम लोगों ने पढ़ा, जो आपने जैसे बताया कि एक क्वेश्चन आता है कि देवदत्त जो है दिन में खाना नहीं खाता, फिर भी जो है वह मोटा है।
तो ऑटोमेटिक अर्थापत्ति, ऑटोमेटिक हमने एक कल्पना कर ली ना, अपने माइंड में एक अजम्पशन बना लिया। जो अपने माइंड में जो अजम्पशन हम बनाते हैं किसी के भी प्रति, तो उसी को अर्थापत्ति कहते हैं। जिसमें कहता है कि जब किसी दो विरोधी बातों की उपपत्ति हो तब ऐसी कल्पना को अर्थापत्ति कहा है। मतलब विरोधी भाषा है ना, कि भाई देवदत्त खाना भी नहीं, दिन में खाना भी नहीं खाता है और मोटा भी इतना, तो दोनों बातें विरोधी है ना, कि जो व्यक्ति खाना नहीं खाएगा वो मोटा कैसे हो, तो भाई इसमें कोई ना कोई तो बात है, जरूर रात में ये खाना खाता होगा। तो जरूर रात में जब ये खाना खा रहा है तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर हमने ऑटोमेटिक कल्पना अपने आप आ गई। क्लियर है यहाँ पे, जिसमें कहता है कि बिना किसी दूसरी घटना की कल्पना किए बिना समझ नहीं आता है ये चीजें। हेलो, और हाँ बाकी ठीक सब है, पता नहीं कहाँ हाँ चले, और अभी कोई तक है आए ही नहीं। नहीं, चलो कोई नहीं, बात नहीं। ठीक है, तो ये अनुपलब्धि, ये क्या हो गया, अर्थापत्ति प्रमाण हो गया। अर्थापत्ति में इतनी चीजें आ गई, ठीक है, क्लियर है इतने पॉइंट। अब चलते हैं इसके बाद अर्थापत्ति के बाद अब आपका क्या आएगा, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि। सर अर्थापत्ति को इंग्लिश में इम्प्लीकेशन कह सकते हैं। आरोपित करना, नहीं, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो वही वाला एग्जाम्पल जैसे हमने जो सिग्निफिकेंस और सपोजिशन के आधार, कल्पना के आधार पर हमने अर्थ निकाल लिया कि वो मोटा है, यानी वो रात में खाना खाता होगा, वही इम्प्लीकेशन ही अर्थापत्ति इंग्लिश में। अच्छा हाँ, इम्प्लीकेशन, चलो ठीक है। इम्प्लीकेशन में जैसे आपने बताया कि इसमें जैसे प्रभाकर या कुमार, इसमें जो है दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इंडियन फिलोसफी में जाते हैं तो इंडियन फिलोसफी में आपको कुमारी भट्ट का नाम और प्रभाकर का नाम बहुत ज्यादा बड़े रूप में मिलता है। ठीक है, इन्होंने अर्थापत्ति को मान्य ज्ञान के स्वतंत्र साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, जो माना जाए। मतलब इस प्रमाण के माध्यम से हम दो तथ्यों के बीच संबंधों का पता लगाते हैं। क्या करते हैं, संबंधों का हम लोग पता लगाते हैं, इन्होंने यही बताया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि दो विरोधाभास जब कोई चीजें हो तो उनके बीच संबंध का अगर पता लगाना हो तो इसके इसके द्वारा हम उसकी खोज करते हैं। जिसमें इन्होंने कहा कि जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित होने के लिए ज्ञात है, एक सामान्य उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे आपने बोला कि देवदत्त दिन के समय अपना भोजन नहीं, याद रखिएगा कि इंडियन फिलॉसफी में जो एग्जाम्पल पहले से सेट है उन्हीं एग्जाम्पल को घुमा फिरा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इनके एग्जाम्पल चेंज नहीं होते हैं। अगर जैसे ही आप इसके एग्जाम्पल चेंज करोगे पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो इसमें कहते हैं कि हम मानते हैं कि, तो ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि उसे रात में भोजन लेना चाहिए, या उसको रात में देवदत्त खाना खा, तो हमारे माइंड में क्या हुआ कि देवदत्त दिन में नहीं खा रहा है, रात में ही खाएगा, तो हमारे माइंड में अवधारणा बन गई ना कि देवदत्त जो है रात में जरूर खाना खाता होगा। इसलिए हम कभी उसे रात में खाना खाते देखे तो नहीं है, लेकिन हम एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का ज्ञान जो था, इस तरह का ज्ञान एक अजीबोगरीब या अनूठे किस्म का ज्ञान है, जिसको हम देखते तो नहीं है लेकिन अनुमान से ही हम पता लगाते हैं। तो इसको जो है कुछ भारतीय तर्कशास्त्रियों ने इस प्रमाण को अनुमान विरोधी विरोधाभासी प्रमाण कहा। क्या कहा, याद रखिएगा, अनुमान विरोधी, ठीक, अनुमान विरोधी, ठीक है, अनुमान विरोधाभासी या विरोधी प्रमाण कहा है इसको, कि अनुमान के विरोध में जा रहा है। अनुमान एक अलग चीज होती है कि अनुमान में क्या होता है कि हम अजम्पशन करते हैं, बाद में उसको देख भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुमान में ये, जबकि ये अर्थापत्ति में कह रहा है कि एक वस्तु को हमने देखी तो नहीं कभी होते हुए, लेकिन उसको हम मान लेते हैं, देखा नहीं होता। जैसे यही होता है, तो यही लाइन आपके एग्जाम में हूबहू निकल कर आ जाती है, देवदत्त वाला। जैसे इसमें एक एग्जांपल और फिट कर सकते
सकते हैं बिल्ली का रास्ता काटना। बिल्ली का रास्ता क्या है? हाँ ठीक है, बताओ जरा इसको, इस एग्जांपल को भी क्लियर वो भी करिए हम आप। लोग, तो वो चीज भी तो हमने नहीं देखा है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दी है तो हमारे साथ बुरा ही होता है, बट सभी लोगों के साथ हो ये जरूरी तो नहीं है। लेकिन हम इसको एक कॉमन नॉलेज के रूप में ले लेते हैं कि हाँ, अगर बिल्ली रास्ता काट दी, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वो बुरा है, थोड़ा देर रुक जाओ। इसका ठीक, भी हम अर्थ यही निकाल लेते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट दी है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाएगा। बुराई हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वाला जो आता है ये 5 नंबर का था। अब ये लास्ट वाला जो हम लोग पढ़ते हैं 6 नंबर का, चलो 6 नंबर वाला भी देख लेते हैं। इसको भी साफ करके तब देखते हैं, जगह ज्यादा जाएगा नहीं जाएगी। अच्छा, ये होता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन अपीयरेंस। ठीक, नॉन, हाँ सर, नॉन एप्रियंस। हाँ नॉन अपीयरेंस, एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन है ना, एप्रीहेंशन, नॉन एप्रीहेंशन है एप्रीहेंशन। सर। ठीक, नॉन एप्रीहेंशन होता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था? इसके अंतर्गत हम लोग अनुपलब्धि प्रमाण की अगर हम बात करते हैं तो अनुपलब्धि प्रमाण में हम लोग को क्या दिखने को मिलता है कि इसमें किसी विषय के अभाव का जो साक्षात ज्ञान हो उसे अनुपलब्धि प्रमाण कहा जाता है। अनुपलब्धि में ज्ञान का कारण जो है योग अनुपलब्ध होता है, कहने का मतलब ये है। इसमें कह रहा है कि अनुपलब्धि किसी भी वस्तु के अस्तित्व का तात्कालिक ज्ञान देता है। ठीक है, क्या बोलते हैं ये? तत्कालिक ज्ञान। तात्कालिक ज्ञान देता है। ठीक है, जिसमें अब इसमें भी अगर हम बात करेंगे इंडियन फिलॉसफी में तो कुमारिल भट्ट ने ही इसकी बात बताई है कि कुमारिल भट्ट ने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन प्रभाकर एक और थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने अभाव की श्रेणी से संबंधित जो दिया है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल पहले आप बताओ फिर हम बता दें। फिर इसका एग्जाम्पल तो मैंने ये लिखा है कि अगर जो चीज, हाँ बोलिए बोलिए। आप बोलिए। जो चीज कहते हैं जहां होनी चाहिए वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है सर। ठीक, जैसे कि अनुपलब्धि, जैसे सर आपको इस समय क्लास लेनी है और आपने टाइम दे दिया और आप प्रेजेंट नहीं है, मतलब आपको होना चाहिए था बट आप है नहीं, तो सर ये चीज होती है। बिल्कुल। अब इसका एग्जाम्पल जो एकदम सेट हुआ आता है एग्जाम में कि एक छतरी जिसे किसी कमरे के किसी विशेष कोने में देखे जाने की संभावना है परंतु वह वहां पर नहीं पाई जाती है। जैसे अभी दीपाली जी ने हमको बताया कि हम लोग क्लास तो लेना चाहते हैं लेकिन क्लास का मुख्य केंद्र बिंदु कौन है? तो क्लास के मुख्य केंद्र बिंदु हम हैं, यदि हम नहीं रहेंगे तो क्लास नहीं होगी। उसी प्रकार ये एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में आता है कि एक छतरी जिसे कमरे के किसी एक विशेष कोने पर देखे जाने की संभावना है लेकिन वह वहां पर नहीं प्राप्त करी जाती है, तो हम एक अलग प्रमाण बना लेते हैं जिसको हम अनुपलब्धि के माध्यम से छतरी के अनस्तित्व नॉन अप्रीहेंशन के बारे में जानते हैं। अब जबकि न्याय शास्त्र में हालांकि ये जो आपका अनुपलब्धि प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण को स्वीकार करते हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने अपने एग्जाम्पल या और बातों में कहा कि यह जो है एक श्रेणी के पास, इसे हम समझने के लिए कोई अलग प्रमाण नहीं मानते। इनके अनुसार बोला है कि किसी वस्तु के अनस्तित्व को प्रत्यक्ष के द्वारा ही जाना जा सकता है। जैसे कि नंगे तल को हम समझने के मामले में लेकिन मीमांसा के अनुसार कोई अर्थ इसमें नहीं चलता। अब कोई कहे कि फर्श ऐसा होता है वैसा होता है तो चलने में बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, तो अब आप क्या करोगे? आपने फील तो कर लिया लेकिन जब तक आप उसको टच नहीं करोगे, छुओगे नहीं, तब तक आपको उसके संपर्क में नहीं आ पाओगे। तो इसमें क्या बोला गया कि इसमें कोई नए प्रमाण की बात नहीं करी गई बल्कि ये फीलिंग के बारे में ही कहा कि जो उन सब चीजों से जोड़कर इन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, हेलो,
जी सर। जी हाँ, तो यहाँ पर इतनी चीजें थी जिसमें हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ ली हैं। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, में भी शाम को करेंगे। आज शाम को कोई भी 5 बजे वाली जो पढ़ाना रहता है ना, वो क्लास नहीं पढ़ाएंगे, आज क्वेश्चन पेपर कराएंगे, ठीक है। और 9 बजे हमारी कंटिन्यू वो एजुकेशनल हिस्ट्री चलेगी, जिसमें हम लोग ने 1952 वाली मुजालिया कमीशन के बारे में पढ़ लिया है। उसका वीडियो भी अपलोड हो गया। आप लोग को जैसे हम लिंक नहीं भेज पाते हैं तो उसका थंबनेल नहीं बन पाता है, इसलिए उसका लिंक नहीं भेजते। लेकिन हाँ, आप देखिए नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा ना, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और उस पर नोटिफिकेशन लगाया होगा तो आपको वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाता होगा वैसे ही आपके पास लिंक चला जाता है। ठीक जी सर। ठीक है। सर एक चीज बता दीजिए, हाँ। सोशियोलॉजी में सर कितना हो गया है? किसमें? मेरा बहुत छूट गया। किसमें? सर सोशियोलॉजी में कितना हो गया सेकंड पेपर में से, पेपर मतलब यूनिट 2 में? यूनिट 2 सोशियोलॉजी नहीं है, यूनिट 2 है आपका एजुकेशनल हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है एंड इकोनॉमिक्स है, ठीक है। जिसमें हम जी लोग जी सर। एजुकेशनल हिस्ट्री पढ़ा है, एजुकेशनल हिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया और 1948 में जो विश्वविद्यालय कमीशन है उसके बारे में पढ़ लिया है ना, यूई विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन जो है ना, एजुकेशन कमीशन, तो उसके बारे में पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने पहली बार राधा कृष्णन मुदालियर हुआ है। हाँ, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग बोलते हैं उसी को हमने पढ़ा। फिर इसके बाद 1952 में जो बनती है मुदालियर आयोग, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आपका वीडियो, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके आगे ये क्लासें होंगी ना सर। तो आज शाम को मुदालियर पूरा हो जाएगा या पूरा कंप्लीट थोड़ा हो सा गया, बचेगा? मुदालियर कमीशन कंप्लीट हो गया। थोड़ी देर में आपको वीडियो मिल गया है, लेकिन उसका लिंक भी हम ग्रुप में डाल देंगे आपके, ठीक है। तो उसको देख याद रखिएगा, जब कभी सेकेंड यूनिट आप पढ़ेंगे तो उससे पहले 2 3 4 क्लासें हुई हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। उससे आपके कंसेप्ट बैठ जाएंगे कि आपको पढ़ना आखिर क्या है। आपको बहुत किताबें आप अगर उठाओगे ना तो किताबों में आपको जो चीजें टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है वो चीजें बहुत मुश्किल से मिलेंगी। आपको किताबों में केवल वही चीज मिलेगी जो आपको जो है बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों के या एज ए स्टूडेंट आपको चीजें मिलेंगी। लेकिन हमें यहाँ पर एज ए टीचर पढ़ना है कि हम लोगों के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं। लेकिन हमने दोनों पॉइंट को लेकर हम लोग साथ में चल रहे हैं, ठीक। तो क्लास में बहुत कम करती हैं आप, क्लास जरूर ज्वाइन करिए ना दीपाली जी। क्या रहता है प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम ये रहता है सर, ससुराल जाना होता है, यहाँ से ससुराल गए सर, वहाँ सिग्नल नहीं आते सर। हमारे साथ तो बड़ी समस्या है, शादी के बाद तो हमारी ससुराल हो ये सब में सर जो हमारा लोग नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ जो है नेटवर्क लगवा लीजिए, हस्बैंड जी से बोल दीजिए लगवाइए भाई। सर मतलब अभी बोली में सर गए थे और वहां पे गए थे 2 दिन के लिए, लग गए 4 दिन सर। अब हम वहां पे रहे परमानेंट तो लगे, और सबके मोबाइल में आते अंदर। अब सर हम बाहर कहाँ जाके पढ़े जाके? छत नहीं है? नहीं सर, छत तो है लेकिन दिन में जानने नहीं मिलता होगा ना सर। सर ससुराल में उतना नहीं हो पाता है। अच्छा फिर हमारी क्लास छूट रही थी, हमें वो हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं, यूट्यूब जैसे ही आपकी क्लास अगर छूटा करे तो आप जैसे ही आपको यूट्यूब पे मिल जाया करे तो उस वीडियो को देख के कंप्लीट कर लिया करो उसी दिन। अब इतना 3 4 क्लास है ना तो आपको भी ऊब लग जाएगी, तो ऐसा करा करो डेली कंटिन्यू वे में आप देख लिया करो ना, तो जिससे आपका छूटेगा नहीं। जितनी हम क्लास सर अभी पिछले बार छूट गई थी तो हमने उनको पूरी किया जैसे तैसे, और थोड़ी बची थी, अब फिर इधर की क्लासें इकट्ठी हो गई। नहीं तो आप क्या करो, डेली का डेली खत्म किया करो। डेली का डेली, जैसे आप क्लास लाइव नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, जब रिकॉर्डेड वीडियो चला जाता है यूट्यूब पे तो तब उस समय देख लिया करो, तो उसी दिन आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ढेर सारे पॉइंट होते हैं, क्योंकि एजुकेशनल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, हिस्ट्री में बहुत पॉइंट हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे ना सर। इसीलिए इन्होंने हॉस्टल भेज दे कि तुम हॉस्टल जाओ, वहीं पढ़ाई होगी। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, हो जाएगी पढ़ाई। तो ठीक है, तो चलिए आप लोग भी अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए, हम भी अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, और शाम को मिलते हैं हम लोग ना, शाम को मिलते हैं, ठीक है। चलिए ओके, गुड डे, जय हिंद सभी को। बाय सर, जय हिंद सर।